हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आप कुवैत से इंडिया बहुत बार गए होंगे। बहुत से लोग पुराने हैं, बहुत से लोग न्यू फ्रेशर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही एक्सपीरियंस वाली होने वाली है, क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब मैं कुवैत से इंडिया गया और मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये बातें वो हैं जिनको जान करके आप अपने लिए कुछ सावधानी पूर्वक जा सकते हैं, अपने सफ़र को सही और आसान बना सकते हैं। दोस्तों, मैं जब कुवैत से इंडिया गया तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई, जैसे कि पीसीआर वगैरह, जैसे कोरोना काल वगैरह चल रहा है, पीसीआर की ज़रूरत हुई, टिकट की ज़रूरत हुई और ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत हुई, ओरिजिनल सिविल आईडी की ज़रूरत हुई। और अभी जल्दी ही इधर जो है कुवैत देश ने कुवैत मोबाइल आईडी ऐप वगैरह और इम्यून ऐप वगैरह को भी कम्प्लीटली सबके लिए लागू कर दिया है। आप इसमें चाहे तो कुवैत में रजिस्टर हो ले और चाहे तो इंडिया से आते वक्त रजिस्टर हो ले। लेकिन दरअसल दोस्तों, अगर आपको जाना है तो इन सब चीज़ों की जाते वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं यहाँ से कुवैत से गया तो मेरे साथ इन सब चीज़ों की कोई भी जानकारी नहीं ली गई, कोई भी चेक नहीं किया गया। सिर्फ पासपोर्ट है, पीसीआर है, कुवैत मुसफ़र का एक कागज़ था और इस तरीके से जहाँ से आप टिकट बुक कराते हैं वहाँ से सारे कागज़ बन जाते हैं। सिर्फ आपको पीसीआर कराने की ज़रूरत पड़ती है और ये पीसीआर के तहत आप जो है एयरपोर्ट पे जाएंगे और एयरपोर्ट पे जाने के बाद जब आपकी बोर्डिंग होगी। हाँ, मेरे साथ एक घटना घटी थी ये कि करीबन 40 किलो वज़न ले जाना था, जिसमें से मेरे वज़न करीबन 45 था। तो 45 होने की वजह से 5 किलो ज़्यादा हो गया था, तो 5 किलो का 20 दिनार हमसे मांगा जा रहा था। अगर हम 20 दिनार पे करते तो 5 किलो लेके जाते। तो वो मैंने सोचा कि 5 किलो की जो कीमत है, यानी कि 5 किलो जो सामान हम हटाएंगे उसकी अगर कीमत इंडिया में है तो मुश्किल से 1500 का सामान होगा। इसलिए मैंने बेहतर समझा 20 दिनार नहीं खर्चा किया और हम उस लगेज को छोड़ गए। और फिर दोबारा हम जब रिटर्न आएंगे तो उस लगेज को अपने ले सकते हैं, तो हमने उसको अपने साथी के साथ उसको जो है छोड़ दिया और इस तरीके से हम जो है अपना लगेज 40 किलो करवा के चले गए। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक्सपीरियंस वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि बहुत से लोग जो न्यू फ्रेशर हैं, जैसे देखिए बहुत से लोग कुवैत से गए हैं, आए हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो फर्स्ट बार जा रहे हैं, तो भाई मैं भी कभी फर्स्ट बार आया था, मैंने भी ये चीज़ फेस किया। जैसे कि मैं जब घर से निकलने लगा तो मेरे साथ एक दो लोगों ने कहा कि कितना बैग वगैरह, तो हमने कहा भाई एक हैंड बैग है और एक लगेज का बैग है। लगेज का बैग मेरा काफ़ी बड़ा था और काफ़ी दिनों के बाद जा रहा था घर में, तो इस दौरान मैंने सोचा कि जो जो सामान इकट्ठा कर पाया इकट्ठा कर लिया। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ हुआ यूँ कि मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई साहब आप एक बैग लेके जा रहे हो, तो लेकिन एक बैग आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो से ज़्यादा उसमें लगेज नहीं डाल सकते। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे पास तो 40 किलो लगेज है और 40 किलो एक ही बैग में है और 7-8 किलो हैंड बैग में है। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपका बैग इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें से एक बैग में 20 से 25 किलो लगेज आए और दूसरे बैग में 15 से 20 किलो, यानी कि आपका जो बैग होगा वो 40 किलो का एक बैग नहीं कर सकते, यानी कि 30 किलो का एक बैग कर सकते हैं। 10 किलो का अदर बैग आप दूसरा करिए, चाहे कार्टून में पैक करिए या किसी भी चीज़ में आप पैक करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बैग में 40 किलो या 40 किलो से ज़्यादा आप लगेज ना कराइए। देखिए, ये रूल्स बदलते रहते हैं, शायद इसके पहले बहुत से लोग वीडियो देख रहे हो, पुराने लोग तो कहें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन अभी कोरोना काल से जो रिलेटेड जो भी मामला है इसके तहत जाने वालों के लिए यही प्रॉब्लम है। और मैंने ये चीज़ को फेस किया, तो मैंने 2 लगेज किया। तो जब 2 लगेज किया तो उसमें 20 किलो के हिसाब से मैंने उसको कम्प्लीटली लगेज बना लिया। तो इस तरीके से हमारी बोर्डिंग वगैरह हो गई और बोर्डिंग होने के बाद जो है जब हम प्लेन वगैरह पे बैठे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। फ़िलहाल हमें जो है हमारे पास बोर्डिंग का कागज़ था और टिकट वगैरह था और पीसीआर था और पीसीआर वैलिड था, नेगेटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरिजिनल पासपोर्ट था। इस तरीके से हम जो है डायरेक्ट भी गए, डायरेक्ट ही फ़्लाइट से हम फ़िलहाल आए थे इंडिया। और बहुत से लोग वाया होकर के भी आते थे, तो नो डाउट कोई भी दिक्कत नहीं ना, आ सकते हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों, जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो इंडिया में, तो इंडिया के सिस्टम को हम बताते हैं, तो वहाँ से कुछ 900 रुपये के आसपास हमसे अमाउंट लिया गया और कोरोना की जांच हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब लूटने का तरीका ऐसा सब। देखिए, ऐसा है कि इस दौरान जो चल रहा है मामला कोरोना का सिस्टम, इसको जांच पड़ताल करते हुए तो एक गवर्नमेंट का रूल है, हमने 900 रुपया उनको पेमेंट कर दिया। हाँ, मुझसे वहाँ पे एक गलती हो गई
वो गलती ये हो गई कि अगर आपको नहीं बताएंगे तो आप भी गलती करेंगे। तो वहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगा जा रहा था, तो वो मोबाइल नंबर मैंने दे दिया। अब वो मोबाइल नंबर जो मैंने दिया वो नंबर जो है घर पे चल नहीं रहा था। तो यानी कि वो नंबर इसलिए दिया जाता है कि जैसे कि जो हमारी रिपोर्ट आएगी तो वो मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। अब उस मोबाइल नंबर पे जो रिपोर्ट मेरी आएगी उसको हम प्रिंट आउट करा सकते हैं। यानी कि सपोज दैट अगर हम आज की डेट में लखनऊ या दिल्ली कहीं भी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और वहां पर हमारा जो कोरोना की जांच होती है, तो जो मोबाइल नंबर हम दर्ज कराएंगे उस नंबर से हम जनसेवा केंद्र पे जा करके अपनी रिपोर्ट निकाल लेंगे और दूसरे दिन से हम कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में और किसी से भी मिलने जा सकते हैं। सपोज दैट अगर हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्वारंटाइन वगैरह रहना पड़ता है या हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन निगेटिव अगर है तो ये कैसे साबित करेंगे कि भाई मैं निगेटिव हूं? उसके लिए आपके लिए ऐसा वैलिड नंबर देना पड़ेगा जिससे आप जो है वो रिपोर्ट निकाल सके, क्योंकि रिपोर्ट निकालते वक्त ओटीपी जाती है। जब नंबर ही बंद है, अगर आपका पुराना कोई नंबर है तो उस पर ओटीपी जाएगी तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस दौरान मुझे 15 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ा था अपने घर में और मैं पछता रहा था कि इसलिए क्योंकि अगर मैंने वैलिड नंबर दिया होता तो उस दौरान हम प्रिंट आउट निकाल करके और मेरे पास एक प्रूफ भी हो जाता कि मैं विदेश से आया तो मेरे पास भाई पीसीआर निगेटिव है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो दोस्तों मेरा ये मोटिव था कि आप लोगों को ऐसी बातें बताना जो आप लोग के लिए सफ़र के लिए ज़रूरी हो। और एयरपोर्ट पे एक कागज़ हमें दिया गया था जिसको फिल करके देना पड़ा था हमको, एड्रेस पता वगैरह मोबाइल नंबर के साथ। जैसे सपोज दैट कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो गवर्नमेंट या पुलिस थाने पर एक रिपोर्ट चली जाए जिसमें से आपको क्वारंटाइन किया जा सके, इससे आप किसी से मिलजुल ना सके और कोरोना का मामला इतना दूर तक या गाँव या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ तक फैले ना। इसका मेरा उद्देश्य यही था। ठीक उसी तरीके से जब आप कुवैत में एंट्री करते हैं तो कुवैत में भी आपको पीसीआर कराने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, दरअसल कुवैत में से अगर जो भी व्यक्ति हैं नए वीज़े के तहत आ रहे हैं या कुवैत में पुराने लोग आ रहे हैं तो उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो कैसे आएंगे, कैसे क्या सिस्टम होगा और जब कुवैत में एंट्री करेंगे तो उनका क्या मामला होगा। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कुवैत में एंट्री करने के पर्पज़ से आपको जानकारी दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरी छोटी सी जानकारी थी जो मैं इंडिया गया था तो लगेज की प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्रिएट हुई थी और दूसरी चीज़ पीसीआर से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।